लाइव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून आलोक, आकाश, दिव्यांशु, दिव्यांश, सुमित, क्या हाल चाल अभी आप लोगों के? रोहित, चंदन, योगेश, पूनम यादव, जेपी सिंह, सचिन, गौतम, अश्विन शर्मा, चंदन, संजना, विशाल, राहुल, योगेश। हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भाई आज हमारे बीच में, आप लोगों के ही जो बीच में थे अभी कुछ दिन पहले, वो थोड़ी सी मेहनत करके आपसे अलग हुए हैं और आज पर्दे के इस साइड बैठे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये आए हुए हैं मथुरा से, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि ये रियल मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, है ना। हमारे लिए रियल मोटिवेशन कोई शेरो शायरी नहीं है, रियल मोटिवेशन ये है जो बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। तो भाई इनका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ में, है ना, जो इस साल अभी रिजल्ट निकला है। 230 रैंक इनको मिली और ये मथुरा, है ना, कृष्ण की नगरी, राधे राधे, वहां से आए हुए हैं हमारे पास। जब हाँ, तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा आकाश चौधरी को। आ जाओ भाई। तो नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार भाई। तो भाई ये है, इनका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ में, 230 रैंक इन्होंने हासिल किया। कौन सा अटेम्प्ट था, पहला या दूसरा? सर दूसरा अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट। तो सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने 230 रैंक हासिल की है। आकाश चौधरी फ्रॉम मथुरा, ठीक है, यूपी। तो आप कुछ बताइए बच्चों को अपने बारे में, कैसे तैयारी करी, टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन क्या है आपका, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और कैसे तैयारी करी आपने, कैसे सिलेक्शन लिया? सर मेरा नाम आकाश चौधरी है और मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th डीपीएस मथुरा से की। अच्छा, डीपीएस मथुरा। यस सर। ओके। और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एआरएसटी धौलाकुआं से की। अच्छा। उसके बाद सर 2022 में मैंने करियर रूल से आपका बैच खरीदा अच्छा, और गोपाल वर्मा से वही देखो डायग्नोस्टिक्स बैच सारे खरीदा। बच्चों को, ये जो कैमरा है ना, ये सारे बच्चे हैं। यस सर। अगर आप कैमरे को देख रहे हो तो आप सारे बच्चों की तरफ देख रहे हो। सर करियर रूल ऐप से मैंने बैच खरीदे, फिर 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा। 2022 में भी मैंने दिया था सीपीओ, प्री अच्छा। क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेरा फिजिकल में रह गया था क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था फिजिकल के लिए। अच्छा। फिर 2023 वाला दिया, सर ओके। 2023 वाला हो गया मेरा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब, अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था यस सर। और आज आपका सिलेक्शन है, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन आपका हुआ है तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत थी, या भगवान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर दे रखी थी, इस वजह से आपका सिलेक्शन है, बाकी लोगों का नहीं होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे भी नहीं पता थी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं भी अनसर्टेन था, लेकिन वही है, हाँ। मैं तैयारी करता गया। पता थी एक दिन तो होना ही होना है, क्योंकि मैं मेहनत तो कर ही रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन ले लेते हैं बच्चे या जो सिलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर है या भगवान ने उन्हें कोई एक्स्ट्रा दिव्य शक्ति दे रखी है, तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर है अलग, क्या, आपसे मेहनत, ठीक है। आपसे मेहनत करने का जज्बा जो है ना, वो अलग है आपसे, बस, ठीक है। इनके अंदर वो काबिलियत है कि ये मेहनत करते हैं और एक ही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट इनको मिलता है। ऐसा नहीं कि ये गॉड गिफ्टेड है, या बहुत आप एकेडमी में बहुत कुछ इंटेलिजेंट रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था स्कूलिंग में? नहीं सर, मतलब सही था, मैं मतलब ज्यादा बढ़िया मीडियम भी नहीं था। एवरेज स्टूडेंट थे? मतलब ऐसा तो बस नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो तो कहता है अरे सर मेरा तो होना ही था, मैं तो टॉपर था अपने क्लास सर का। ऐसा कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं पता थी मेरा होगा वो तो बस पढ़ता रहा। देखो, वही चीज है कि कुछ दिन पहले ही ये आपके साथ थे और आप जैसे ही बच्चे, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेकर आते हैं। देखो इनकी मेहनत, ये अभी यहाँ पे नोट्स लाए हुए हैं, ये इनके नोट्स हैं, और ये सारे के सारे नोट्स ना आपके क्लास नोट्स हैं रीजनिंग के। और ये सारे नोट्स इन्होंने लाइव क्लास में बनाए हुए हैं, देख रहे हो, ये सारे नोट्स रीजनिंग के नोट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो। ये सारे नोट्स इन्होंने खुद बनाए हुए हैं लाइव क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास में भी हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। अगर नोट्स बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो। हालांकि ये नोट्स तब के बनाए हुए हैं जब मेरी बुक नहीं थी रीजनिंग की, ठीक है। तो अब तो हमारी बुक भी है, तो बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने से बच जाते हैं बुक की वजह से, क्योंकि बुक में एज इट इज सब कुछ चीजें लिखी हुई है एज ए नोट्स के तौर पर। लेकिन ये तब के नोट्स थे जब मेरी बुक मार्केट में लॉन्च नहीं की गई थी, बहुत पुराने नोट्स हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 21 शायद 21 के एंड में आपने बैच लिया होगा। यस दो सर, हजार 21 के एंड में लिया था। हाँ, 21 के एंड में बैच लिया होगा, तो 2-3 साल पुराने नोट्स हैं। मैं नोट्स देख के पहचान गया, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये चीजें।
तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस आप लोग भी ऐसी मेहनत करो। भाई ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि हिंदी में थी या इंग्लिश मीडियम से, ये क्या पूछ रहे हैं भाई? हाँ, कौन सा मीडियम था आपका भाई? सर इंग्लिश मीडियम ही था मेरा तो। डीपीएस मथुरा तो इंग्लिश मीडियम ही है, सीबीएसई बोर्ड है। यस सर। ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत एवरेज ही स्टूडेंट थे। ठीक है, आप जैसे ही बच्चे थे, जैसे आप हैं। कल को ये आप आपकी तरह लाइव देख रहे थे हमें, आज ये थोड़ा सा उस इधर है। ठीक है, कैमरे के, कल ये आपकी जगह बैठे थे। बस फर्क सिर्फ इतना है, इन्होंने मेहनत की है थोड़ी सी, और वो मेहनत का रिजल्ट इनको मिला है। ठीक है। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हो आप इनसे तो आप इनसे पूछ सकते हो, जान सकते हो कि किस सब्जेक्ट को कैसे इन्होंने तैयार किया। कोई गाइडेंस अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो। हाँ जी। इंग्लिश में वोकैब कैसे करूं ये बताओ भैया, बड़ी सर दिक्कत वो रहती कैब है। के लिए तो सर मैंने ब्लैक बुक खरीदी, जो प्रीवियस ईयर है वो किए, और जो अभी जो एग्जाम्स जो निकले हुए थे, जैसे CHSL 2023 2022, CGL 2023 2022, प्रीवियस ईयर जितने भी वोकैब थे सारे कर किए मैंने, और कुछ नहीं किया उसके अलावा वोकैब के लिए। वोकैब ये बताओ, बच्चों की कुछ रहता है कि जैसे मान लो आज वोकैब में 20 वोकैब तैयार करे वर्ड, है ना? तो ये जाहिर सी बात है, याद तो रहेंगे नहीं जिंदगी भर, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। तो तुम ये चीजों को याद कैसे रखते थे? जो आज तुमने वर्ड पढ़े या रटे या समझे, वो 10 दिन बाद आपको याद कैसे रहते हैं? अरे सर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, हाँ। ये 20-20 करके याद करता था डेली। हाँ। और जो मुझे याद हो जाते थे हाँ। और जो डिफिकल्ट लगते थे वो मैं हाथ में लिख लेता था। हाँ। हाथ में लिख लेता था, वो तो शाम तक रहते थे, हाँ। मन करे जब देख लेता था, तो मन हाँ। में अपने आप घुस ही गए थे वो। अच्छा, और जितनी कोई बार रिवीजन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। टाइम टू टाइम उनका हफ्ते 10 दिन में रिवीजन? हाँ सर, वो रिवीजन तो अलग से टाइम निकाल देता था, 1 घंटा। देखो, सिलेक्शन पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना, कि एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरा, जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसका टाइम टू टाइम रिवीजन। कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार पढ़ के चीजों को याद रखे। क्यों? यस सर। बिना रिवीजन के हम चीजें याद नहीं रख सकते। तीसरी चीज प्रैक्टिस, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो हमारे रिवीजन का काम करती है। यस सर। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और कंबाइंड प्रैक्टिस, बस सिलेक्शन आपके हाथ में। ये कुछ चीजें करनी है आपको और कुछ करनी नहीं है। हाँ। हाँ जी। चलिए तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, थैंक यू सर। हमारे बीच आने के लिए, थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओवर थिंकिंग होने पे क्या करते थे आप? ओवर थिंकिंग के शिकार हुए हो आप कभी अरे कुछ? सर मैं तो दोस्तों के साथ शाम को चिल टाइम मारते थे? हाँ मजे लेता था, मतलब इतना कोई वो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपका पढ़ो और एनवायरमेंट, मौज लो और कुछ नहीं बस। आपका एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए। आपका फ्रेंड सर्किल, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका रिलेटिव बैकग्राउंड, जिससे आप बातें कर रहे हो, वो लोग बढ़िया होने चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होने चाहिए। बस बात खत्म। अगर वो नहीं है पॉजिटिव एनर्जी के साथ तो उनका साथ छोड़ दो, बस। ठीक है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ो जो हमेशा आपको पॉजिटिव बातें करें और आपको आगे बढ़ने में आपको मोटिवेशन दे। ठीक है। हाँ जी, दोस्त ऐसे होने चाहिए जो सारी टेंशन भुला दे, जिनके साथ 10 मिनट भी अगर आप बैठे हो अपने फ्रेंड के साथ, तो दुनिया भर की सारी टेंशन रिलीफ हो जानी चाहिए। है ना? यस। थैंक यू सो मच भैया आकाश। थैंक यू सर। ठीक है भाई, ये ले लो। और एक तो माइक निकाल देना ये ना, वो मोहित लड़का होगा ना, उससे मिलना, राकेश सर से मिला देगा, सामने ही है सर, है ना? थैंक यू सर। ओके भाई। हाँ जी। तो आपने देखा कि इस समय दिल्ली पुलिस में कितने बच्चे हैं जो करियर बिल एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे और सारे के सारे दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं, है ना? अब आप सोचो, मतलब ये इस साल का रिजल्ट है, पिछली साल का भी रिजल्ट था, उससे पिछली साल का भी रिजल्ट था, उससे पिछली साल का भी रिजल्ट था, और आने वाले 5 सालों में भी रिजल्ट निकलेगा। तो आप ये सोचो कि अगले 5 साल बाद, है, कोई भी पूरे भारत में कोई ऐसा थाना होगा जहां करियर बिल के स्टूडेंट ना हो? जहां जिस थाने में हम घुसे वहां, है ना, वहां पे एसआई हो, कांस्टेबल हो, है ना, वो हमें न जानता हो, ऐसा कोई होगा? वो सीधा क्या बोलेगा? अरे गुरुजी, अरे सर जी। तो वो दिन एक अल्टीमेट दिन होगा हमारे लिए, वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा असली रिजल्ट है। आज भी हम कहीं जाते हैं, ठीक है, मान लो किसी थाने में अचानक से जाना पड़ जाए, काम पड़ जाए, तो वहां पर जो थाना इंचार्ज है या जो एसआई है वो हमारा स्टूडेंट निकल आता है, तो ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि चलो हमारे पढ़ाई हुए, हमारी जो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत भी सफल हो रही है।
क्योंकि आप लोग वर्दी पहनोगे, आप लोग यूनिफॉर्म पहनोगे, आप लोग अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे, तो इसमें हमारा भी तो नाम रोशन है। जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, क्या पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, कौन सा टॉपिक मैंने शुरू किया था, कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग की तो संपूर्ण सेवा मैंने कल ही समाप्त कर दी थी, है ना जी। कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा हम कल ही समाप्त कर चुके थे, और आज आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपसे कहा था हाँ कोडिंग डिकोडिंग का ही नेक्स्ट पार्ट था, वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था जो कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी ना कोडिंग का ही पार्ट है। जो मैट्रिक्स है ना, ये भी लेटर कोडिंग का और नंबर कोडिंग का पार्ट है। ये वो वाली मैट्रिक्स नहीं है, समझ रहे हो, ये वो वाली मैट्रिक्स नहीं है, नंबर वाली मैट्रिक्स जो मिसिंग नंबर की है। मिसिंग नंबर वाली मैट्रिक्स अलग है ना, मिसिंग नंबर वाली मैट्रिक्स अलग है और ये वाली मैट्रिक्स अलग है। मिसिंग नंबर वाली मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास नहीं मिल रही है बीओडी में। बीओडी में मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास मिलेगी कोडेड इक्वेशन के नाम से, कोडेड इक्वेशन के नाम से, है ना। हाँ जी। देखो मैट्रिक्स में होता क्या है कि एक मैट्रिक्स दी जाती है, एक मैट्रिक्स दी जाती है, और उस मैट्रिक्स के अंदर, और उस मैट्रिक्स के अंदर ना कुछ लेटर्स होते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। 1 2 3, एक मैट्रिक्स हमें दी जाती है, और 0 1 2 0 1 2। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ पे लेटर्स है P R L O V E L O V, ठीक है, ये लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी लेटर को नंबर में कोड कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को, हाँ टॉपिक चेंज करना, किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी लेटर को नंबर में कोड कर सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर को लेटर में कोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, इंग्लिश वर्णमाला क्रम लिखे क्वेश्चन में तो लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे एंड ओनली, मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत क्या है यार, जिंदगी में जो होना है वो तो होगा ही, है ना, तुम उसको रोक नहीं सकते। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, बस, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना। लाइफ में एक चीज याद रखना, है ना, मैंने पहली बार लाइफ में एग्जाम दिया था क्लर्क का, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस एग्जाम में, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं डिप्रेशन में आ जाता, आपकी तरह मैं ओवर थिंकिंग का शिकार होता, तो मैं तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरता। क्यों? क्योंकि मैं अपने टाइम में अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एकेडमी बहुत अच्छी रही है, तो मैं बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को समझता था, हालांकि हूँ भी ठीक है। लेकिन जब मैंने पहली बार लाइफ में एग्जाम दिया, क्लरिकल एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। और मैं अगर उस समय ये सोचता यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आईएएस निकालूंगा और मैं क्लरिकल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं तो उस समय शर्म से डूब मरता, ठीक है ना। अगर मैं उस समय डिप्रेशन में चला जाता तो क्या होता, आज मैं इस काबिल होता? नहीं होता ना, ठीक है। अब देखो मेरा क्लर्क में क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन ये था कि मेरी, है ना, जो मेरी किस्मत थी, मेरी जो डेस्टिनी थी, उससे कहीं ज्यादा लाख गुना बढ़ जाती है। अगर मैं क्लरिकल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता तो क्या आज मैं इस काबिल हो पाता, क्या आज मैं इस लेवल पर पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता ना। तो हर इंसान की किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो समझो कि डेफिनेटली ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है, बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है, ठीक है। हाँ जी। चलिए बेटा, इस टॉपिक को हम कहीं कहीं ट्रेंड्स के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक को कहीं कहीं ट्रेंड्स के नाम से भी हम जानते हैं, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स के नाम से भी इस टॉपिक को हम कहीं कहीं जानते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जो एग्जाम होते हैं JNK के, वहां पे ट्रेंड्स के नाम से टॉपिक आता है, वहां पे ट्रेंड्स के नाम से टॉपिक आता है, ठीक है। हाँ जी। सर केवल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहा, तब सर, हाँ इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में
हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाएं से दाएं, सिर्फ और सिर्फ बाएं से दाएं काउंट करते हैं हम, इसके अलावा नहीं करते काउंटिंग। अच्छा देखो, मैट्रिक्स की हेल्प से किसी भी लेटर को नंबर में कैसे कोड करते हैं, जैसे कि ये लेटर पी है, जैसे कि ये लेटर पी है, तो पी की कोडिंग क्या होगी, पहले पी के सामने रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, तो पी को हम कैसे कोड करेंगे, 0 0 से कोड करेंगे। समझ रहे हो, जैसे कि ये एल है, एल, एल को मैं कैसे कोड कर लूंगा, पहले एल के सामने रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, तो 0 2 है ना, 0 2, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। एल तो यहां भी है, इसको मैं कैसे कोड करूंगा, 2 0 है ना, 2 0, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। अच्छा अगर मैं वी की बात करूं तो वी को मैं कैसे कोड करूंगा, 1 1, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। वी तो यहां भी है, 2 2, तो वी को मैं कैसे कोड करूंगा, 2 2 से। तो कई सारे नंबर्स हैं जो एक ही लेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लेटर कई बार यूज होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो नॉर्मल अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कोडिंग का फंडा क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स में, नॉर्मल मैट्रिक्स में हाँ जी बेटा, नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, पहले हम रो का नंबर पढ़ते हैं, देन कॉलम का, देन रो देन कॉलम, देन रो देन कॉलम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनवर्स मैट्रिक्स आ सकती है, इनवर्स मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले कॉलम देन रो। इनवर्स मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले कॉलम देन रो, वरना हमेशा पहले रो देन कॉलम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ जी। तो बहुत ही सिंपल होता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन अगर पेश करूं आपकी खिदमत में मैट्रिक्स का, आप क्वेश्चन देखोगे, देखते ही सॉल्व कर दोगे, इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को जिसकी कोई हद नहीं। पेन ड्राइव, पीयूष सर, मैट्रिक्स, अल्फाबेट, मैट्रिक्स, ये रहा। चलिए देखो, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। पिछले 3 साल से मैट्रिक्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं, हर एग्जाम में मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता था। यहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स आपके सामने है, ठीक है। आपको बताना है कि मैगी का कोड इन ऑप्शन में से क्या होगा। व्हाट इज द कोड फॉर मैगी, मैगी की कोडिंग क्या होगी, ये बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर मैगी, जल्दी से बताओ, मैगी की कोडिंग क्या होगी। व्हाट इज द कोड फॉर मैगी, मैगी की कोडिंग क्या होगी। व्हाट इज द कोड फॉर मैगी, मैगी की कोडिंग क्या होगी। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी कोडिंग पता करो जल्दी से।
हाँ जी, हो गए बेटा, सारे कोड पता चल गए। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है कि हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, 86 रिप्रेजेंट करेगा जी को, 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को। अगर ऑप्शन ए सही है तो अब चेक करो जरा 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 2 यहां है, सर 2 यहां है, 1 यहां है। सर 21 रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, 21 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को। सर बहुत बढ़िया, 21 एम को कर रहा है, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है ना। आप 10 चेक करना, क्या 10 भी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 1 यहां 0 यहां, सर 10 भी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। 14 चेक करना, 24, सर 24 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, सर 24 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। 2 यहां है, 4 यहां है, 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। 32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यहां 2 यहां, सर 32 रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, 32 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अच्छा इसमें हमने पहला पहला लेटर चेक कर लिया, अब सीधा लास्ट लास्ट वाला लेटर चेक करो। 69 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 6 यहां 9 यहां, सर 69 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, ठीक है। 23 किसको कर रहा है, सर 2 यहां 3 यहां, सर 23, सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो मेरे दोस्त जबकि लास्ट लेटर आई के लिए होना चाहिए ना कि ए के लिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में सॉल्व करना है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। कौन सी ट्रिक से, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। आप ऐसा मत करना कि पहले एम के सारे नंबर लिख रहे हो, ऐसा मत करना। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में फेल्ट की कोडिंग, ऑप्शन ए सही है तो बेटा 76 होना चाहिए एफ के लिए। चेक करना 7 यहाँ 6 यहाँ, सर 76 किसके लिए है, सर 76 है एस के लिए, है ना। 34 किसके लिए है, सर 3 यहाँ 4 यहाँ, सर 34 किसके लिए है, सर 34 है ए के लिए, है ना। 67 रिप्रेजेंट करना, 6 यहाँ 7 यहाँ, सर 67 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को। सर 23 रिप्रेजेंट करेगा, देखो 2 यहाँ 3 यहाँ, सर 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो भैया पहला लेटर किसके लिए होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए एफ के लिए। जो भी पहला नंबर है बेटा वो एफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पहला नंबर एफ को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली बेटा जो 04 होगा ना 100% ई के लिए होगा, 41 100% एल के लिए होगा, और 24 100% टी के लिए होगा। तो FELT, FELT, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे बाबू। तो मैट्रिक्स में कोई भी लेटर कैसे कोड होता है, जैसे कि मान लो ये V है, इसका कोड क्या लिखोगे, सर पहले इसके सामने रो का नंबर कितना है 5, है ना। फिर कॉलम का नंबर कितना है 7, तो यानी कि 57 का मतलब क्या हो गया, 57 का मतलब हो गया V। जैसे कि मैं कहूं 67 का मतलब क्या है, तो बेटा 67 का मतलब क्या है, 6 यहां 7 यहां, 67 का मतलब है F, 67 का मतलब क्या है F। अब आ गया समझ, अब आ गया। चलो अब आप बताओ पोस्ट की कोडिंग इनमें से किस ऑप्शन से की जा सकती है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो पोस्ट को कोड करेगा। तो अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 00 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। जरा चेक करना 00, सर 00 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो क्या ऑप्शन ए कभी भी पोस्ट के लिए हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर पी के लिए होना चाहिए। 55 देखना, 55, सर 55 डेफिनेटली पी के लिए है, तो ये दोनों ऑप्शन बच गए, है ना। 77 चेक करता हूं, 77 भी किसके लिए है, 77 भी पी के लिए है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन बच गए जो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला नंबर, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब आप चेक करो बेटा पीछे, 75 किसके लिए होना चाहिए, टी के लिए। 75 किसके लिए है, 7 यहाँ 5 यहाँ, 75 है एस के लिए, जबकि ये होना चाहिए था टी के लिए, गलत। अच्छा 88 किसके लिए होना चाहिए, सर 8 यहाँ 8 यहाँ, सर 88 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 88 रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को।
जबकि ये होना चाहिए टी के लिए। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है ना 22। 22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू यहाँ टू यहाँ, सर 22 रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, 22 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 3 यहाँ 0 है, 30 सर 30 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, 30 एन को कर रहा है। 97 किसको कर रहा है? 9 या 7 या सर 97 कर रहा है, 97 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। ठीक है 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 3 यहाँ 4 यहाँ, सर 34 रिप्रेजेंट कर रहा है, 34 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। अच्छा ये बताओ पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? पहला नंबर डी के लिए होना चाहिए, डी के लिए। तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैट्रिक्स में इस तरीके से कोई भी वर्ड नंबर में कोड हो सकता है, कोई भी वर्ड नंबर में कोड हो सकता है, कोई भी वर्ड नंबर में कोड हो सकता है, कोई भी वर्ड नंबर में कोड हो सकता है इन मैट्रिक्स की हेल्प से। हमारे एग्जाम में एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, हमारे एग्जाम में दो मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी। अच्छा यहाँ पर ये बताया गया है कि बी को मैंने कोड किया गया है 00 और 14 से। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स से पहले ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ना, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये देखो बी को कोड किससे कर रहे हैं? बी को कोड 14 से कर रहे हैं। बी को किससे कोड कर रहे हैं? बी को 14 से कोड कर रहे हैं। तो आप चेक करो कि आपकी ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या रिवर्स मैट्रिक्स है। नॉर्मल मैट्रिक्स है तो बेटा 14 ऐसे बनेगा, सर 1 यहाँ 4 यहाँ, सर डेफिनेटली 14 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स है। ये क्या है 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को 1 4, बी को ही लिखा, तो ये मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स है। वरना ये रिवर्स मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 4 होता। तो बेटा ये 14 किसको रिप्रेजेंट करता? अगर ये रिवर्स मैट्रिक्स होती तो लिखा होता 14 रिप्रेजेंट करेगा टी को, क्योंकि 1 4 पहले कॉलम देन रो। लेकिन यहाँ पे 14 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे मुझे पता चल गया मेरी ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। 0 0 बेटा ये है, 0 0 का मतलब ये हो गया लेटर बी, 0 0। ठीक है चलिए बनाइए इन तीन क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए जल्दी से, फटाफट से सॉल्व कीजिए। हम्म सॉल्व करो फटाफट से। 5 रुपए की पेप्सी तुम बेटा बाद में कर लेना, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वरना पिला देंगे तुम्हें अभी 5 रुपए की पेप्सी।
हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले रूट की कोडिंग बताओ बेटा, आर 56 आर के लिए होना चाहिए, तो बेटा 5 यहाँ 6 यहाँ। सर 56 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन है गलत। सर 59 आर के लिए होना चाहिए, 5 यहाँ 9 यहाँ। सर 59 डेफिनेटली आर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये पूरा ऑप्शन चेक मत करो, आप ये चेक करो 77 किसके लिए। सर 7 यहाँ 7 यहाँ। सर 77 भी आर को रिप्रेजेंट करेगा। 95 चेक करना, 9 यहाँ 5 यहाँ। सर 95 भी आर को रिप्रेजेंट करेगा। कोई बात नहीं, अब इसमें ना लास्ट नंबर चेक करो, 11 किसके लिए है। सर 1 या 1 या। सर 11 ई के लिए है, 11 ई के लिए है, तो ई के लिए ये होना चाहिए। 01 किसके लिए है, सर 0 या 1 या। सर 01 किसके लिए है, डी के लिए, जबकि ये ई के लिए होना चाहिए। 12 किसके लिए है, सर 1 या 2 या। सर 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 रिप्रेजेंट करेगा टी को, ठीक है, जबकि ये ई के लिए होना चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। 24 किसके लिए है, सर 2 यहाँ 4 यहाँ। सर 24 रिप्रेजेंट करेगा टी को, सर टी को ही करना चाहिए। 41 किसके लिए है, 41 भी किसके लिए है, 41 भी टी के लिए है, टी के लिए ही होना चाहिए। 30 किसके लिए है, सर 3 यहाँ 0 यहाँ। सर 30 भी टी के लिए है और टी के लिए ही होना चाहिए। 03, सर 03 भी टी। ओ बेटे, मतलब एक भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पीछे से एलिमिनेट करो। 03 किसके लिए है, टी के लिए, जबकि होना चाहिए 03 ई के लिए, गलत। 23 सर 2 यहाँ 3 यहाँ। 23 किसके लिए है, डी के लिए, 23 डी के लिए, जबकि होना चाहिए था ई के लिए, ये भी गलत। 20, हाँ सर 2 यहाँ 0 यहाँ। सर 20 रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली ई को। और 11 भी ई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मेरे दो ऑप्शन बच रहे हैं, दोनों सही हो सकते हैं। सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, क्योंकि पहला टी है, लास्ट में ई है। तो सेकंड लास्ट चेक कर लो। 87, 8 यहाँ 7 यहाँ। 87 किसके लिए, यू के लिए, और 87 यू के लिए ही होना चाहिए। 78, 7 यहाँ 8 यहाँ। सर 78 भी किसके लिए है, यू के लिए। ओहो, तो इस बार जो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है वो इस नंबर से हो रहा है, 95। 9 यहाँ 5 यहाँ। सर 95 किसके लिए है, आर के लिए। और 58 किसके लिए है, देखो 58 एल के लिए, जबकि सेकंड लेटर होना चाहिए किसके लिए, आर के लिए, ना कि एल के लिए। तो ये गलत है, ऑप्शन सी से बनेगा ट्रू, ऑप्शन सी से बनेगा ट्रू। 58 किसके लिए है, सर 58 एल के लिए है। 79 किसके लिए है, 79 भी एल के लिए है। 97 किसके लिए है, 97 भी एल के लिए है। 66 किसके लिए है, 66 भी एल के लिए है, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। 03 किसके लिए है, 03 किसके लिए है, टी के लिए है, एलिमिनेट हो गया, है ना। 10 डी के लिए है, 10 डी के लिए है, एलिमिनेट हो गया। 33, सर 33 ई के लिए है। और 02, सर 02 भी ई के लिए है, दोनों ऑप्शन बच गए, लास्ट में ई होना चाहिए, फिर एम होना चाहिए, एम। 56 यू के लिए है, यू के लिए, जबकि होना चाहिए एम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैट्रिक्स में कोड करना होता है, और कोड करना हमारे लिए बेहद आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी। तो बेटा 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ। 43, 43 किसके लिए है सर? 4 यहां, 3 यहां। सर 43 है, 43 है लेटर बी के लिए, 43 है लेटर बी के लिए। तो सर बी के लिए है तो एक ऑप्शन हटा दो। अच्छा, अब हमारे तीन ऑप्शन बच गए और तीनों ऑप्शन में जो दूसरा लेटर है वो आई है, तो 100% ये आई है बिना चेक किए, बिना चेक किए 100% आई है। 30 किसके लिए है? 3 यहाँ 0 यहाँ। सर 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को, 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को, 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 8 यहाँ 6 यहाँ। सर 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को। तो बेटा आर वाले तीन ऑप्शन बच गए, ये ऑप्शन हटा दो। 75 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को। 75 किसको करेगा? आई को। आर के बाद आई आना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर के बाद आई आना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो जनाब अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आए थे तो बच्चे ये सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन आ कैसे गए रीजनिंग में, क्योंकि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, इनको रीजनिंग में तो पूछना ही नहीं चाहिए। तो हो सकता है गलती से ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, गलती से ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। पहली बार जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो बच्चों को ऐसे ही लगा था, जबकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है। और हिंदी में भी बेटा ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही देखने को मिला। ऐसा नहीं कि तुम ये मत सोचना कि हिंदी लैंग्वेज में इसकी हिंदी कुछ अलग थी, हिंदी कुछ अलग नहीं थी, हिंदी लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था एज इट इज। तो बच्चे घबरा गए थे कि ये इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बनाओ। जब ये क्वेश्चन, सर जी ए नहीं है पूरा चेक करो, सर जी ए नहीं है पूरा चेक करो, सर जी चेक करो ऑप्शन ए नहीं है। किसका ऑप्शन ए नहीं है? 34 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 34 रिप्रेजेंट करेगा, 34 रिप्रेजेंट करेगा डी को। 02 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 02 रिप्रेजेंट करेगा ई को। आर आई डी ई, आर आई डी ई। गधे हो गया तुम एक नंबर के, हैं? क्यों भाई? सर जी आपने डाइस वाले चैप्टर में डाइस को 400 बार घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं करावे। अबे तुम घोचू हो क्या बिल्कुल, हैं? अकल से पैदल। क्यों भाई, तुम्हें तो कोई भी मूर्ख बना सकता है दुनिया में, हैं? दुनिया में तुम्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है और तुम बड़े प्यार से मूर्ख बन भी जाओगे अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमसे। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, डाइस ना दो तरीके से घूमता है। एक तो इस तरीके से घूमता है और एक इस तरीके से घूमता है। या तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? या तो ईस्ट वेस्ट घूमेगा या नॉर्थ साउथ घूमेगा। दो तरीके से घूमता है। देखो, अगर ये स्टैंडर्ड आइस है, अगर ये स्टैंडर्ड
डाइस है, अगर ये मानक पासा है तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एक मानक पासा है मतलब ऐसा बेतुका क्वेश्चन पूछते जिसकी कोई हद नहीं। एक मानक पासा है हमारे पास, ठीक है। मैं पहले इसको ईस्ट से वेस्ट घुमा रहा हूँ। मैं कैसे घुमा रहा हूँ? ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। बात समझने की कोशिश करना। हेलो। जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, पासे को मैंने ऐसे घुमाया, इस तरह से घुमा रहा हूं मैं, इस तरह से। तो जब बेटा ऐसे घुमाऊंगा तो एक तो यहां पहुंच जाएगा, एक यहां से यहां पहुंच जाएगा, तीन चला जाएगा इसके पीछे, तीन चला जाएगा इसके पीछे, ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड आइस है तो तीन के सामने क्या है, यहाँ चार आ जाएगा, ठीक है। दो तो बेटा ऊपर एज इट इज दो रहेगा क्योंकि डाइस में ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। दोबारा मैंने ऐसे घुमाया तो चार चला जाएगा इधर, और एक चला जाएगा पीछे, है ना, एक चला जाएगा, एक चला जाएगा पीछे, और एक के सामने क्या आ जाएगा, एक के सामने छह आ जाएगा। और फिर इसको एक और बार घुमाया मैंने, एक और बार घुमाया, दो तो बेटा ऊपर का ऊपर रहेगा, तो छह आ जाएगा इधर, छह आ जाएगा इधर, चार चला जाएगा पीछे, चार चला जाएगा पीछे, और जो चार के सामने तीन आ जाएगा इधर, तीन आ जाएगा इधर। और फिर मैंने इसको एक और बार घुमाया, समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, तीन चला जाएगा इधर, छह चला जाएगा पीछे, दो तो ऊपर है, छह के सामने एक, यानी कि ये ओरिजिनल पोजीशन आ गई। ओरिजिनल पोजीशन आ गई तो बेटा कितनी बार घुमाने पे ओरिजिनल पोजीशन आ गई? कितनी बार घुमाने पे ओरिजिनल पोजीशन आ गई? एक, दो, तीन, चार। यानी कि डाइस को तुम चार बार ऐसे घुमाओ, चार बार ऐसे घुमाओ, या चार बार ऐसे घुमाओ, डाइस हमारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो बेटा 400 बार घुमाने का मतलब है चार से भाग कर दो, रिमाइंडर आएगा जीरो। तो 400 बार जब पासे को घुमाओगे तो पासे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फोर का कंसेप्ट होता है, फोर का कंसेप्ट। तो इसमें यार कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे, कोई भी क्वेश्चन पूछ के तुम बन जाओगे। तुम घुमा नहीं पा रहे हो, जब तुम्हें अपोजिट सरफेस के बारे में पता है तो घुमाने में कोई बड़ी बात है क्या पासे को? ऐसी बातें करते हो यार बच्चों वाली, जिससे कोई हद नहीं। अगर ऐसे घुमाओगे या फिर ऐसे घुमाओगे, चार बार घुमाने पे पोजीशन चेंज रहती है। तो अगर मान लो 10,000 बार घुमाना है, या 2,50,448 बार घुमाना है, तो तुम चार से भाग करो। जितनी बार चार से भाग करोगे जो भी रिमाइंडर बचेगा, यानी कि फाइनली डाइस को सिर्फ आप उतनी बार घुमाओगे जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर दो रिमाइंडर बचेगा तो उसको अपोजिट कर दो, यानी कि एक सामने का पीछे चला जाएगा। दो बार घुमाओगे तो ऐसे ही तो होगा, एक बार घुमाओगे तो एक इधर आ जाएगा, तीन बार घुमाओगे तो एक इधर आ जाएगा, बस। और अपोजिट सरफेस के बारे में आपको पता ही होगा, उस हिसाब से आप वो नंबर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एम बेटा पहला लेटर है, एम दूसरा लेटर है, एम तीसरा लेटर है, एम चौथा लेटर है, एम पांचवा लेटर है। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठा लेटर हो। तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एम छठा लेटर है। तो बेटा यहाँ पे जो लॉजिक था, यहाँ पे जो लॉजिक था, मैट्रिक्स यूपीएसआई में आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, वो तो आ जाए ना आ जाए तो फर्क क्या पड़ता है, इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एम पहला लेटर, एम दूसरा लेटर, एम तीसरा लेटर, एम चौथा लेटर, एम पांचवा लेटर। तो एम छठा लेटर होना चाहिए। एम क्या होना चाहिए? एम छठा लेटर होना चाहिए। छठा लेटर आ गया। चलिए साहब, सर ये वर्ड ओडी पे खत्म है, ओडी से शुरू है। यू आर पे खत्म है, यू आर से शुरू है। ए एन पे खत्म है, ए एन से शुरू है। बेटा ई एम पे खत्म है, तो हमारा जो ऑप्शन है ना वो ई एम से शुरू होगा।
हमारा ऑप्शन ई एम से शुरू होगा। ई एम से कौन सा ऑप्शन शुरू है? सेकंड। हमारा ऑप्शन ई एम से शुरू होगा। हमारा क्वेश्चन ई एम से शुरू होगा। ई एम से कौन सा ऑप्शन शुरू है? सेकंड। सर इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 6 लेटर है। तो जो हमारा आंसर होगा ना उसमें 7 लेटर होंगे। जो हमारा आंसर होगा उसमें 7 लेटर होंगे। 7 लेटर किस में है? 7 लेटर किस में है? डिस्प्ले में। इसमें 7 लेटर है। 3 लेटर वाला वर्ड, 4 लेटर वाला वर्ड, 5 लेटर वाला वर्ड, 6 लेटर वाला वर्ड। तो यहाँ पे इस टाइप के लॉजिक लग रहे थे, यहाँ पे इस टाइप के लॉजिक लग रहे थे। तो इस टाइप का लॉजिक भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो आप तैयार रहना, घबरा मत जाना। आप तैयार रहना, घबरा मत जाना। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। अभी आपके यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, यूपीएससी 2023 आप जानते हैं, उसका रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों को लख लख बधाइयां जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। ठीक है। तो यूपीएससी 2023 का जो सी सेट का पेपर है ना, वो आज तक के इतिहास में सबसे टफ पेपर माना जाता है। 2023 का पेपर एक ऐसा पेपर है यूपीएससी का जिसको, है ना, 2023 का एक ऐसा पेपर है यूपीएससी का जिसको आज तक वो भी सॉल्व नहीं कर पाए। कौन पता है? कौन नहीं सॉल्व कर पाया? यूपीएससी 2023 में वो क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आज तक तुम्हारे, मतलब जो विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि यूपीएससी वाले जो सी सेट का पेपर बनाया था ना, 2023 का जो सी सेट का पेपर बना है, उसको खुद यूपीएससी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है। 2023 में तो 2023 यूपीएससी सी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सबसे टफ क्वेश्चन पूछे गए आज तक के इतिहास में। नंबर ऑफ वॉबल्स की जरूरत नहीं थी वहां पे, नंबर ऑफ वॉबल्स से बढ़िया वो वाला लॉजिक था। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी रिजल्ट्स इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। Adding DEF to another 3 digit number, adding DEF to another 3 digit number GHI, है ना, रिजल्ट इज 975। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू 0। E की वैल्यू 0 दी गई है, F की वैल्यू 8 दी गई है, और हर डिजिट की अलग एक डिजिट है। मतलब हर लेटर को एक अलग डिजिट से डिफाइन किया गया है। हर लेटर को एक अलग डिजिट से डिफाइन किया गया है। तो बताओ A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी अगर हर लेटर को एक अलग डिजिट से डिफाइन किया गया है? देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें पता है f की वैल्यू 8 है, हमें पता है f की वैल्यू 8 है। तो बेटा मैं 8 में f प्लस आई, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है f प्लस आई इज इक्वल टू 5। तो f की वैल्यू 8 है। बेटा 8 में मैं कितना जोड़ूं कि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 5 बन जाए? सर 8 में कितना जोड़ोगे कि यूनिट डिजिट 5 बन जाए? 8 में 0 नहीं जोड़ सकते, एक 8 और 7 जोड़ेंगे, 7। भाई आई की वैल्यू कितनी होगी? 100% 7 होगी, तभी तो बेटा 8 और 7 15 बनेगी, यूनिट डिजिट 5 बनेगी। एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, एक कैरी आ जाएगा हमारा। अब बेटा E प्लस एच, E प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 7। E प्लस एच की जो वैल्यू है 7 है, और एक कैरी और है, यहाँ पर एक कैरी और है। यहां से उधार चला गया ना, 8 और 7 15, हासिल लगा 1। तो 1 प्लस ई प्लस एच की वैल्यू क्या है? यूनिट डिजिट 7 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट। ई की वैल्यू 0 है, यानी कि 1 प्लस 0 प्लस एच की वैल्यू 7। तो बेटा यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से एच की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 6 आ गई। तो बेटा 6 और 1 क्या आ गया? 7 आ गया। अब d प्लस जी की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 9। d प्लस जी की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो बेटा d और g के लिए कौन कौन से डिजिट रखी जाए कि इसकी वैल्यू 9 हो जाए? d और g के लिए देखो, 0 तो मैं किसी को नहीं ले सकता, 0, क्योंकि 0 ऑलरेडी असाइन है। अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां पर मुझे 8 लेना पड़ेगा, जबकि 8 जो वैल्यू है वो f की है।
8 वैल्यू एफ की है, इसलिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्या ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन हो सकता? नहीं, क्योंकि 7 वैल्यू आई है तो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्या ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता? नहीं, क्योंकि जो 6 वैल्यू है वो एच की है। क्या तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, है ना? ये 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा। डी की वैल्यू अगर 4 है तो जी की वैल्यू 5 होगी, या फिर डी की वैल्यू 5 है तो जी की वैल्यू 4 होगी। तो हम 100% यकीन से कह सकते हैं एबीसी की जो वैल्यू है वो 1, 2 और 3 है। हम 100% यकीन से कह सकते हैं एबीसी की जो वैल्यू है वो 1, 2 और 3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? 6। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 6? कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। और इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करना चाहेंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। तो फाइनली बेटा जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक थे, जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक थे, सारे के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है रिलेटेड टू अल्फाबेट, हमने सब कुछ निपटा डाला, है ना? अल्फाबेट से सारे रिलेटेड टॉपिक खत्म कर दिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय कर दो ऑफ, बाय।